हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज की क्लास में अपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एज वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर बढ़िया जाता है। इस वीडियो को इफेक्टिवली देखने का तरीका क्या है? फर्स्टली मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस क्वेश्चंस को पहले आप खुद से सॉल्व करो, देन आंसर की में से आप अपने आंसर्स को चेक करो एंड देन वीडियो को कंटिन्यू करो। जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट आते हैं वो, और एल्स आप साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये 8 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट वी हैव दीज 8 क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एंड नेक्स्ट 17 to 20 के क्वेश्चंस का वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। अब आप इन क्वेश्चंस को पूरा खुद से सॉल्व करें एंड उसके बाद आप लोग ये आंसर की में से अपने आंसर्स को चेक करें। ठीक है, अब मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। जो डाउट्स है आप वो देख सकते हैं, और एल्स आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 18CR is equal to 18CR plus 2, then find the value of RC5। सो अब देखो यहाँ पे है ना, एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है हमें? NCA अगर NCB के बराबर हो, सो वी नो दैट A plus B is equal to N। ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हम। अब यहाँ पे N की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 18 दिख रही है, A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में R दिख रही है एंड B की वैल्यू आपको क्वेश्चन में R+2 दिख रही है। नाउ हम लोग A plus B is equal to N करेंगे। R plus R+2 is equal to 18, 2R is equal to 16। you would get the value of R as 8। सो हमारे R की वैल्यू 8 आ गई है। अब हमें RC5 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। R की जगह पे 8 पुट कर देंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट 8C5। हमें NCR का फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल। बराबर बात है। इसको अपने सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 56 आ जाएगा। सो अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज्ड सो दस फॉर्म्ड बिगिन विद M एंड डू नॉट एंड विद N। तो हमें मंडे में से ऐसे सारे वर्ड्स बनाने हैं जो M से स्टार्ट करते हैं और N से एंड नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई भी वर्ड से एंड करेंगे। राइट, सो मंडे इज अ 6 लेटर वर्ड। यस, अब हमें बोला गया ये फिक्स है कि फर्स्ट पोजीशन में M को तो बैठना ही है, तो अपने फर्स्ट पोजीशन पे M को बिठा देते हैं और इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसको भूल जाते हैं क्योंकि वो फिक्स कर दिया वहां पे। अब उसके अलावा हमारे पास कितने ऑप्शन है आप वो देखो। ONDAY, वी हैव 5 लेटर्स इन ऑप्शन। अब हम लोग को ऐसा बोला गया है लास्ट जगह पे N नहीं बैठ सकता है, तो लास्ट जगह पे हम N को नहीं बिठा सकते। तो लास्ट जगह को फिल करने के हमारे पास कितने ऑप्शन है? काउंट करो, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। तो लास्ट प्लेस पे 4 ऑप्शंस बैठेंगे बिकॉज N नहीं बैठ सकता। अब सेकेंड लास्ट पोजीशन को भरने के कितने तरीके सोचो। सेकेंड लास्ट पोजीशन पे अब लेट अस अज्यूम कि हमने लास्ट पोजीशन पे Y को बिठा दिया है। अगर लास्ट पोजीशन पे अपने Y को बिठा देते हैं, अब सेकेंड लास्ट पोजीशन को भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं? ONDA, बिकॉज N तो अब जिंदा हो चुका है, अब N को हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे तो बिठा सकते हैं। राइट, सो सेकेंड लास्ट पोजीशन को अगेन भरने के 4 तरीके होंगे, फिर थर्ड लास्ट को 3, फिर 2 एंड फिर 1। इन सारे वेज को अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। यू वुड गेट द आंसर एज 4 into 4 into 3 into 2 into 1। 4 4s are 16, 3s are 48, 2s are 96। you would get the answer as 96। तो फर्स्ट का आंसर C है, सेकेंड का आंसर C है। आई होप यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। In how many ways can 17 billiard balls be arranged if 7 of them are black, 6 are red and 4 are white? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होते, मतलब सारे के सारे सेम नहीं होते, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल।
राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ता है हाउ मेनी बॉल्स आर देयर। हमारे पास 17 बॉल है। 17 बॉल आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकती है? 17 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती है। तो अपने इधर लिख देंगे 17 फैक्टोरियल। फिर जो लोग सेम होते हैं ना उतने नंबर से अपने फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इधर 7 ऑफ देम आर ब्लैक बोला है तो हम 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 6 आर रेड बोला है तो हम 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 4 आर व्हाइट बोला है तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हम लोग ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आई गेस आप लोगों का आंसर जो है वो 40,84,080 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। n+1 का फैक्टोरियल जो है वो 20 इंटू n-1 के फैक्टोरियल के बराबर है। हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। जब भी आपको फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो सबसे पहले खुद से ये सवाल करो कि कौन सा फैक्टोरियल बड़ा है, उसको हम एक्सपांड करेंगे। जैसे देखो यहां पे n+1 का फैक्टोरियल लिखा है, यहां पे n-1 का फैक्टोरियल लिखा है। इन दोनों में से कौन सा फैक्टोरियल बड़ा होगा? n+1 का फैक्टोरियल। उसको अपने एक्सपांड करेंगे जब तक छोटा वाला फैक्टोरियल नहीं आ जाता। जैसे n+1 फैक्टोरियल को अपने एक्सपांड करते हैं तो हम पहले लिखेंगे n+1, फिर हम लिखेंगे n और फिर अपने लिखेंगे n-1 का फैक्टोरियल। दैट इज इक्विवेलेंट टू 20 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल को अपने कट कर देते हैं। n स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 20 आ जाएगी। n स्क्वायर प्लस n-20 0 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू -5। अब n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, n की वैल्यू -5 भी हो सकती है, राइट। n कैन नॉट बी नेगेटिव। n एक नंबर है, फैक्टोरियल के केस में n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। सो करेक्ट आंसर वुड बी C। ठीक है, आई होप यू गॉट इट राइट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड। हम लोग को 4 जेंट्स और 6 लेडीज में से एक कमिटी बनानी है। Find the number of ways the committee can be formed such that it comprises of at least 2 gents and the number of ladies should be at least double of gents। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया। देखो फिर से समझते हैं। हमें एक कमिटी बनानी है 4 जेंट्स और 6 लेडीज में से, बराबर बात है। ठीक है, इतना समझ आता है। हमें बोला गया है कि उस कमिटी में कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए। उस कमिटी में कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए। तो मतलब अपने 2 जेंट्स रख सकते हैं, अपने 3 जेंट्स रख सकते हैं, अपने 4 जेंट्स ऐसे लिख लेते हैं। इधर लिख लेता हूं, 2 जेंट्स रख सकता हूं, 3 जेंट्स रख सकता हूं एंड 4 जेंट्स रख सकता हूं। 5 तो रख नहीं सकता बिकॉज 5 तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो 2 जेंट्स हो सकते हैं, 3 या 4। अब अपने को बोला गया है कम से कम 2 जेंट्स तो रखना ही है एंड नंबर ऑफ लेडीज शुड बी एटलीस्ट डबल ऑफ जेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जो लेडीज का नंबर होना चाहिए वो जेंट्स के डबल होना चाहिए कम से कम। मतलब अगर 2 जेंट्स रखे हैं तो लेडीज जो होने चाहिए वो जेंट्स का डबल, मतलब कम से कम 4 होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगी। तो जेंट्स का डबल होना चाहिए लेडीज और उससे ज्यादा भी चलेगी। तो अगर अपने 2 जेंट्स रखते हैं तो लेडीज कितनी होनी चाहिए? बोलो, 4 लेडीज होनी चाहिए। अच्छा, 2 जेंट्स के साथ 5 लेडीज भी चलेंगी, 2 जेंट्स के साथ 6 लेडीज भी चलेगी, बिकॉज हमको बोला गया है कम से कम डबल द जेंट्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2 जेंट्स के साथ ये केस पॉसिबल है। 3 जेंट्स के साथ क्या पॉसिबल है? सोचो, अगर 3 जेंट्स है तो लेडीज जेंट्स की डबल होनी चाहिए। तो 3 जेंट्स का डबल करेंगे तो कितने आएंगे? 6 जेंट्स आएंगे, राइट। सॉरी, 3 जेंट्स का डबल करेंगे तो कितनी लेडीज आएगी? 6 लेडीज आएगी, बराबर। तो 3 जेंट्स के साथ अपने 6 लेडीज को रख सकते हैं और उससे ज्यादा भी चलेगा। तो 3 जेंट्स के साथ क्या हम 7 लेडीज रख सकते हैं? यस, बट हमारे पास 7 लेडीज ऑप्शन में ही नहीं है, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो 3 जेंट्स के साथ सिर्फ एक केस बनेगा। अब 4 जेंट्स के साथ सोच के बताओ केस कितने होंगे? सोचो। यस, आई होप आपने सही सोचा है। 4 जेंट्स के साथ कोई केस नहीं बनेगा बिकॉज 4 जेंट्स के साथ अपने को 8 लेडीज लगेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इतनी लेडीज तो अपने पास है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, सो अब अपने इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे।
सो वी हैव 4 केसेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 जेंट्स और 4 लेडीज के कितने तरीके होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। 2 जेंट्स लेने हमें आउट ऑफ कितने जेंट्स, 2 जेंट्स लेने आउट ऑफ कितने जेंट्स, 2 4, सो अपने लिखेंगे 4C2, ठीक है। 4 लेडीज लेनी अपने को आउट ऑफ कितनी लेडीज, 6, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 6C4। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों होने चाहिए, एंड 2 जेंट्स एंड 4 लेडीज। एंड प्रिंसिपल आपको पता होगा, मल्टीप्लीकेशन बताता है, एडिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली मैं सबके तरीके लिख लेता हूं। इसको लिखूंगा 4C2, इधर लिखूंगा 6C5, इधर लिखूंगा 4C2, इधर लिखूंगा 6C6, इधर लिखूंगा 4C3, इधर लिखूंगा 4 में से 3 लिए और इधर 6C6, बराबर बात है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। 4C2 अपना 6 होता है, ठीक है, एंड 4C2 तो 6 होता है, वो पहले मैं लिख लेता हूं। एंड 4C3 जो होता है दैट इज 4। आप लोग कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। 6C4 अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो दैट वुड बी 15। 6C5 अपने अगर कैलकुलेट करते हैं दैट वुड बी 6, ये 1 होगा एंड ये भी 1 होगा। तो 15 6 जा 90, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4। तो अगर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 136 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी 136 वेज। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप सो इसमें कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को डाउट रहा होगा, तो इसको अपने इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 5th क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सर्कल पे 6 पॉइंट है। हमें बोला गया है द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 4 साइड्स होती है। सो अगर हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करना है तो वी रिक्वायर 4 पॉइंट्स। सर्कल पे 6 पॉइंट्स है, उसमें से कोई भी 4 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 6 में से 4 पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 6C4। अभी हमने कैलकुलेट किया था 6C4 होता है 15, तो करेक्ट आंसर जो हमारे 6th क्वेश्चन का हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा सवाल भी है। 15C3 प्लस 15C13 का वैल्यू आपको पूछा गया है कि वो कितना होगा। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, बट इसकी एक ट्रिक है, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वो कंसेप्ट कौन सा यूज करा जा रहा है वहां पे, यहाँ पे वो देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो हमें बोला है 15C3 प्लस 15C13, इसको कैलकुलेट करना है, इन दोनों का सम करना है। वी नो दैट, सबसे पहली बात कि 15C13 किसके बराबर होगा, 15C2 के बराबर होगा। ये अपने को पता है। ये कहां से पता है हमें कि NCA NCB के बराबर कब होता है, जब A प्लस B N के बराबर हो। तो जैसे अगर मान लो A 13 है, N 15 है, तो B की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब 15C13 कैन बी इक्वल टू 15C2। ये कंसेप्ट मैं यूज करके 15C13 को 15C2 लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला आप 15C13 को क्या लिख सकते हो, 15C2। आई होप सो इतना सबको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम लोग एक और फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है वो देखते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 is equal to n plus 1 CR. This is also a property of combination. इस प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो 15C3 प्लस 15C2 वुड बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे हमारा n 15 है, यहाँ पे हमें लिखना है n प्लस 1, मतलब इधर लिखेंगे 16 और c करके अपने जो r है उसको लिख देंगे 3। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 16C3 हो जाएगा। तो 7th का जो आंसर है अपना वो हो जाएगा 16C3। सो यहाँ पे ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, 16C3 को हम 16C13 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो इस ऑप्शन ए को आप चेंज कर लो और ऑप्शन ए को आप 16C3 लिख लो। एक बार ही मैं चेक कर लेता हूं, यस 16C3 ही आना चाहिए। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की। 15C3 को हम 15C12 भी लिख सकते हैं,
सो आंसर 16C 13 आएगा, करेक्ट। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 16C3। आप ऑप्शन ए को चेंज करके 16C3 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलो। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 12 थिंग्स इन विच वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूडेड। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक गलती सब कर लेते हैं, वही गलती अब हमें समझनी है कि हमने कहाँ की है, ठीक है। सो हमें 5 चीजें उठानी है, 12 चीजों में से अरेंज करनी है 5 चीजों को आउट ऑफ 12 थिंग्स इन विच वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो अभी सामने 12 चीजें पड़ी है, मुझे ना एक चीज तो चाहिए कि मेरे अरेंजमेंट में रहे। लेट अस अज्यूम वो स्टार, तो मुझे चाहिए कि वो स्टार तो मेरे पास रहे ही, ठीक है। तो मैंने पहले क्या कर दिया, 12 थिंग्स थी, उसमें से एक चीज स्टार भी थी, तो उसको निकाल के पहले अपने पास इधर रख दिया, ठीक है। अब बाहर कितनी चीजें बची सोचो, बाहर 12 चीजें थी ना, उसमें से एक चीज तो मैंने ले ली, पहले स्टार निकाल के अपने पास रख दिया कि मुझे तो स्टार चाहिए ही, ठीक है। सो 11 चीजें बच गई। आई होप सो सबको क्लियर हो रहा है, 11 चीजें बच गई। अब 11 चीजों में से कितनी चीजें उठानी है बताओ। 12 चीजें थी, उसमें से 5 उठानी थी, एक तो मैंने उठा के मेरे जेब में रखी दी, मेरे पास ही रख दी, तो बाहर बची 11, मुझे उठानी थी 5, जिसमें से एक मैं उठा चुका हूं, तो अब मैं 4 चीजें उठाऊंगा, तो मुझे 11 में से 4 चीजें उठानी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 में से 4 चीजें उठाने का, 11P4। अब जिन लोगों का आंसर गलत आया होगा ना, वो यहां तक तो पहुंचे ही होंगे कि सर यार हमने भी तो यही किया। तो गलती कहां है, गलती ये है कि आपने ना स्टार को लेके अपने पास रखा तो सही, बट स्टार को अरेंज कराने के तरीके काउंट नहीं किए। जो स्टार है वो 5 तरीकों से रखा जा सकता है, बराबर है कि आपने स्टार अपने जेब में रख दिया, अब जेब में वो किधर बैठ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। तो स्टार कैन बी अरेंज, दैट वन पर्टिकुलर कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन 5 थिंग्स। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, 11P4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए। सॉल्व करते थोड़ा आगे, 11P4 का फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 11 फैक्टोरियल को ओपन करते 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 5, 7 फैक्टोरियल जो है वो कट हो जाएगा। अब जो नंबर्स अपने पास बचे हैं उसको अपने कैलकुलेटर में फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5। सो करेक्ट आंसर वुड बी 39,600। देखो आंसर ये आ तो रहा है, फटाफट से मैं चेक भी कर लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 का आंसर सी है, यस दैट्स ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा सी। आई होप सो क्लियर होगा सबने, जिनका गलत आया होगा उनने शायद ये लिखना भूल गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। इफ 15 persons आर टू बी सीटेड अराउंड 2 राउंड टेबल्स, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, one occupying 8 persons and another occupying 7 persons। तो देखो अपने पास 2 टेबल है, ऐसा अज्यूम करो, टेबल 1 टेबल 2, ठीक है। अब हमें 15 लोगों को इन 2 टेबल्स पे बिठाना है। एक टेबल पे 8 लोग होने चाहिए एंड दूसरे टेबल पे 7 लोग होने चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, 15 लोग वहां पे है, 15 लोगों में से 7 लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूं कि 15 लोग सामने दिख रहे हैं मुझे, उसमें से 7 लोगों का बंच लेके मैं उनको टेबल 1 पे बोल देता हूं जाके बैठ जाओ, ठीक है। सो पहले मैंने क्या किए, सिलेक्टेड, फर्स्टली मैंने क्या किया, सिलेक्टेड 7 पीपल, तो मैं लिखूंगा 15C7 बराबर बात है। अब वो 7 पीपल को मैंने कहां बोला, जाओ टेबल 1 पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। सो जो सिलेक्टेड 7 पीपल है वो लोग जाके टेबल 1 पे अरेंज हो गए, ठीक है। अब 7 लोग एक सर्कुलर टेबल में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 7 लोगों को नॉर्मली अरेंज कराने के 7 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, 7 लोगों को सर्कल में अरेंज कराने के लिए 6 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, राइट। सो अपने 7 पीपल को टेबल 1 पे बिठाने के 6 फैक्टोरियल तरीके। अब मैंने 15 में से 7 लोगों को सिलेक्ट करके टेबल 1 पे बिठा दिया, बचे 8 लोग,
अब वो 8 लोग इतने समझदार है कि वो खुद जाके टेबल 2 पे बैठ जाएंगे, राइट। सो 8 पीपल टेबल 2 पे बैठे, जाके अरेंज करें। सो उसके कितने तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपको टोटल वेज बोलूं कितने होंगे, तो आप बोलोगे 15C7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। यार 8 जो लोग टेबल 2 पे बैठे वो तो ऑफेंड हो गए कि सर हमें टेबल 1 पे बैठना हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो 7 लोगों को टेबल 1 पे बिठाया है और 8 लोगों को टेबल 2 पे बिठाया है, ये अल्टरनेट ऑर्डर में बैठ जाए, मतलब 8 लोग टेबल 1 पे चले जाए, 7 लोग टेबल 2 पे चले जाए। ऐसा एक और पॉसिबिलिटी है सेम। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटू 2। ये इंटू 2 किया है, क्यों किया है, क्योंकि टेबल 1 एंड टेबल 2 पे भी वो लोग बैठ सकते हैं। 7 लोगों को टेबल 1 पे बिठा सकता हूं, या तो मैं 7 लोगों को टेबल 2 पे बिठा सकता हूं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15C7, 15 में से 7 लोगों को सिलेक्ट किया, इंटू 6 फैक्टोरियल, वो 7 लोगों को टेबल 1 पे बिठाया, इंटू 7 फैक्टोरियल, बचे हुए 8 लोगों को टेबल 2 पे बिठाया, इंटू 2 क्योंकि वो लोग अल्टरनेट भी बैठ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो 9th का आंसर आपका डी है, ठीक है। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन अगेन। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। अब पीवाईक्यू में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सिर्फ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। तो आप ये टेंशन ना लेगी सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या सर, नहीं, ये सारे अच्छे वाले क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। द लेटर्स ऑफ द वर्ड वायलेंट आर अरेंज्ड so that the vowels occupy even places only। हमें ऐसा बोला गया है, वायोलेंट एक वर्ड है, VIOLENT, और हमारे पास वॉवल्स कितने वो देख लो, I है, O है और E है, ये वॉवल्स है अपने पास, और VLNT हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने एक रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन कहता है कि भाई आपको क्या करना है, वॉवल्स को इवन प्लेस पे ही बिठाना है। वॉवल सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेस पे ही बैठ सकता है। इवन प्लेस कौन सी है, देखो, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ। सो वी हैव 3 इवन प्लेसेस, वी हैव 3 वॉवल्स। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 3 वॉवल्स विद अरेंज इन 3 डिफरेंट प्लेसेस वुड बी 3 फैक्टोरियल, बराबर। तो वो जो वॉवल्स है वो 3 फैक्टोरियल तरीकों से ये 3 इवन प्लेस पे बैठ सकते हैं। अब जो 4 बची हुई जगह है वो 4 जगहों पे कॉन्सोनेंट्स बैठेंगे। 4 जगह पे 4 कॉन्सोनेंट्स कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो जो कॉन्सोनेंट्स है वो 4 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो करेक्ट आंसर वुड बी 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। अब 24 6 करेंगे तो वी वुड गेट 144। चेक कर लेता हूं 10th का ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन, वाओ, एक और अच्छा सवाल आ गया, मतलब सारे अच्छे हैं। चलो 11th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 13C6 प्लस 2 टाइम्स 13C5 प्लस 13C4 इज इक्वल टू 15CX। अभी मैंने आप लोग को ऊपर एक फॉर्मूला बताया, ये वाला, ये फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यूज करते हैं फटाफट से। सो 13C6 लिखा है, उसको रहने देता हूं। अब ये 2 बार लिखा है ना 13C5, उसको सिंगल बार प्लस करके लिख देता हूं। देखो 13C5 प्लस 13C5 प्लस 13C4, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर बताया वो उसको इधर भी अप्लाई करूंगा और उसको यहां पे भी अप्लाई करूंगा। इधर पहले अप्लाई करते हैं, इधर अप्लाई करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1। आंसर क्या होगा, N+1CR, N+1 इज 14C6। सिमिलर फॉर्मूला हम राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे, उधर से आएगा 14C5। अब यही फॉर्मूला फिर से इन दोनों में अप्लाई करेंगे। सो 14C6 प्लस 14C5 करना है अपने को। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1CR, बराबर है। So correct answer would be 15C6 is the correct answer। अब है ना, मेरा खुराफाती दिमाग है, मैं है ना 9 भी डिक कर सकता हूं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, बिकॉज 15C6 जो होता है वो 15C9 के बराबर होता है, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे ए और डी दोनों सही ऑप्शन होने चाहिए। सो आप इसको चेंज करके ए और डी दोनों कर देना, बराबर बात है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारा एक कंसेप्ट यूज हो रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने वाला। जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होती है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आई होप सो आप सबको पता है, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक पॉलीगॉन है जिसके पास 44 डायगोनल्स है, तो उस पॉलीगॉन के पास साइड कितनी होगी। तो बस इस फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 44, n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 88, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। कितना होता है 11 8 लिख सकता हूं, राइट। इसको सॉल्व करोगे आप आगे तो आपको n की वैल्यू 11 मिलेगी, n की वैल्यू -8 मिलेगी। नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर द करेक्ट आंसर वुड बी n इक्वल टू 11। सो करेक्ट आंसर जो है अपना D हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कभी भी आज के बाद आपसे नंबर ऑफ हैंडशेक्स पूछे जाए तो आप दो फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, एक तो है NC2 और एक है n इंटू n माइनस 1/2। दोनों फॉर्मूलाज वैलिड है। हम लोग को बोला गया अगर 10 लोग हैं ग्रुप में और 10 लोग आपस में हैंडशेक करेंगे, कितने अलग अलग तरीकों से हैंडशेक हो सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 10 minus 1/2, 10 into 9/2, you would get the answer as 45। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन हैविंग डिफरेंट बर्थडेज इन अ लीप ईयर। सो हम लोग को ऐसा बोला गया है कि हमारे पास 3 चिल्ड्रन है फैमिली के पास और तीनों बच्चों के जो बर्थडे है वो अलग अलग होने चाहिए। ऐसा अज्यूम करो ना, भगवान ने 3 बच्चों को भेजा है और उनको बोला ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो बर्थ डेट आपको सिलेक्ट करनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट इंसान है, मान लो मैं, तो मेरे पास है ना पूरा साल है जहां पे जाके मैं पैदा हो सकता हूं, राइट। सो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 366 ऑप्शंस है, राइट, क्योंकि वो लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो मेरे पास जो पर्सन 1 है उसके पास 366 ऑप्शंस होने हैं, पॉसिबल है बॉर्न होने के लिए। वो 366 में से कोई भी डे चुन सकता है, कोई भी डेट चुन सकता है, राइट। जो पर्सन 2 है अब उसके पास कितने ऑप्शंस है, 365, बिकॉज ही कैन नॉट सिलेक्ट द सेम दैट एट द पर्सन एज द पर्सन 1, बिकॉज उन सबके डिफरेंट बर्थडेज होने चाहिए। सो पर्सन 2 के पास 365 ऑप्शंस है और पर्सन 3 के पास 364 ऑप्शंस है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपको सी दिख रहा है। और एल्स आप 366p3b कर सकते हैं, उससे भी आपका जो आंसर आएगा वो यही सेम टू सेम आएगा। ठीक है, आई गेस तो आप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। वाव क्वेश्चन आ गया है, फिर से ट्रिकी है, थोड़ा सा आप लोग को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, बट हम गुमराह होंगे नहीं। अब देखो, हम सबको पता है कि ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लग रहा है। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी कहती है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, राइट। तो इधर वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए, बट सर यहाँ पे नीचे भी तो नंबर्स जो होने चाहिए वो सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 97 लिखा है तो यहाँ 96 लिखा हो, या 97 लिखा है तो यहाँ 98 लिखा हो, है कि नहीं। सो वही बात है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाले नंबर सेम है और कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लग रही है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा अजम्पशन सही है। देखो लेट अस प्रूफ। तो मैं आपको पहले आंसर बता दूं, आंसर तो होगा 999, बिकॉज ऊपर वाले नंबर सेम होने चाहिए, ये कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर आपने प्रॉपर्टी तो लगा दी बट प्रॉपर्टी ढंग से नहीं लगा रहे हो, तो मैं उसको आपको अच्छे से लगा के बता रहा हूं, ठीक है। 999C97 प्लस 999C901। अब देखो मैं नहीं ये 999C901 को रीराइट कर सकता हूं 999C98 में, है ना। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके आप नीचे लिख सकते हो, वो a प्लस बी इक्वल टू n वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, किसी को मान लो ये नहीं पता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल में समझा देता हूं ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं। 11C9 है, ये किसके बराबर होगा, 11C2 के बराबर। 11 माइनस 9 को यहां लिख देने का, ठीक है। 10C3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, 10C7। 10C5 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, 10C5। अरे दूसरा ले लेते हैं, 10C4 ले लेते हैं, तो 10C4 को क्या लिख सकते हो, 10C6,
ऊपर वाला माइनस नीचे वाले को आप नीचे लिख सकते हो। ओके ठीक है, आई होप सो इतना सबको क्लियर होता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 999C 97। अब देखो अब बन रही है ना प्रॉपर्टी, ऊपर वाले नंबर सेम, नीचे वाले नंबर आजू बाजू है, एडजेसेंट नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। सो इसका फाइनल आंसर क्या होता है 1000C 98, जो कि सच भी बैठ रहा है, इसलिए 15 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रखने का कारण ये है कि अगर हमें परम्यूटेशन का तो फॉर्मूला पता ही है, बट परम्यूटेशन अगर वर्ड प्रॉब्लम के तरीके में आ जाए तो भूल जाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, वो समझना है। क्योंकि परम्यूटेशन का मीनिंग होता है, एनपीआर का मीनिंग क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट एंड अरेंज करो। ठीक है, सो यही चीज को अप्लाई करना है इधर। इफ 6 टाइम्स, ठीक है, the number of permutations of n items taken 3 at a time, n में से 3 आइटम्स को लेने के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो है np3 बराबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n-1p3। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करके अप्लाई करते हैं। आप np3 का फॉर्मूला लगाओगे n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं सॉल्व करने के बाद, इधर आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और बस इतना ही आएगा। एंड उसके बाद एक मिनट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, यस सही लिखा है। और उसके बाद n-1p3 लिखना है तो n-1 n-2 n-3 हो जाएगा। ठीक है, n-1 n-1 कट, n-2 n-2 कट, सॉल्व करेंगे, इधर आएगा 6n, इधर आएगा 7n माइनस 21। 6n को यहाँ पे भेजेंगे, 21 को उधर भेजेंगे, n की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो 16 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, 16 का आंसर डी है, यस। आगे बढ़ते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो देयर आर 5 बुक्स ऑफ इंग्लिश, 4 बुक्स ऑन तमिल, 3 बुक्स ऑन हिंदी। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बुक्स बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो हमें सेम सब्जेक्ट्स की बुक को साथ में रखना है, ऐसा हम लोग को बोला गया है। सो ऐसा कर लेते हैं, 5 इंग्लिश की जो बुक्स है उनको एक बैग में बांध देते हैं कि आप लोग को साथ में ही रहना है। ठीक है, 4 तमिल की बुक्स को हम लोग साथ में बांध देते हैं एंड 3 हिंदी की बुक्स को भी अपन ने साथ में बांध दिया है। नाउ वी हैव 3 एंटिटीज ऑफ बुक्स ईच। ये 3 लोग आपस में, या ये 3 बैग्स आपस में 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती है। बैग 1 में 5 इंग्लिश की बुक्स 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती है। बैग 2 में 4 तमिल की बुक्स 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती है। और बैग 3 में 3 हिंदी की बुक्स 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकती है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फैक्टोरियल 6, 120, 24 और 6। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। 6 6 अपना हो जाता है 36, 36 और 24 और 120। सो 1,03,680 जो है हमारा आंसर बन के निकलता है। That is option number C. Let me check this. Yes, this is correct. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The 4-digit numbers that can be formed out of 7 digits such that no digit is repeated in any number and greater than 3000. So हमें ऐसा बोला गया है कि 3000 से बड़े नंबर बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है अगर किसी को आए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, पहले तो ये देख लो, बराबर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 3000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब या तो वो 3 से स्टार्ट हो, या तो वो 4 से स्टार्ट हो, या तो वो 5 से स्टार्ट हो, या तो नहीं 4 तो है ही नहीं, 3, 5, 7, 8, 9 इन 5 नंबर से स्टार्ट होगा तो वो 3000 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, राइट। सो वो 3 से स्टार्ट हो सकता है, वो 5 से स्टार्ट हो सकता है, वो 7 से स्टार्ट हो सकता है, वो 8 से स्टार्ट हो सकता है, वो 9 से स्टार्ट हो सकता है। ये सारे नंबर 3000 से तो बड़े ही होंगे। अब अगर मान लो वो 3 से स्टार्ट होता है तो 3 तो गया, मान लो वो 3 से स्टार्ट होता है 3 तो गया। अब सेकेंड प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है देखो, 1 2 3 4 5 6।
सेकेंड प्लेस को मैं 6 तरीकों से भर सकता हूं, दूसरी प्लेस को मैं 5 तरीकों से भर सकता हूं, और तीसरी प्लेस को मैं 4 तरीकों से भर सकता हूं। तो अगर वो नंबर 3 से स्टार्ट होता है तो उसके 120 तरीके हैं, अगर वो नंबर 5 से स्टार्ट होता है तो भी देखो इतने ही तरीके होंगे। अगर आप स्मार्ट हो तो समझ गए होगे अभी तक, जो कि आप लोग हो। तो 1 2 3 6, अगेन 6 5 4 आएगा, अगेन इधर भी 6 5 4 आएगा, बार बार 6 5 4 ही आएगा सारे केस में, ठीक है। सो 120 120 120 120 कितनी बार आ रहा है वो देख लो, 5 बार आ रहा है। 120 5 बार आ रहा है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना सी हो जाएगा, दैट इज 600। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जामिनेशन पेपर with 10 questions consist of 6 questions in maths and 4 questions in stats part। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हमें ना कॉम्बिनेशन का एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको निग्लेक्ट किया जाता है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। देखो समझते हैं अपने, हमारे पास 10 क्वेश्चंस है जिसमें से 6 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 4 क्वेश्चन स्टैट्स के हैं। इसको मैं आराम से समझाऊंगा। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज attended from each part, in how many ways can this be done। कम से कम एक क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करना ही है हर एक पार्ट में से। मेरे 6 क्वेश्चन है मैथ्स के, हर एक पार्ट में से कम एक क्वेश्चन को उठाना है। मतलब 6C1, 6 में से मैं एक क्वेश्चन उठा सकता हूं, या मैं 6 में से 2 क्वेश्चन को उठा सकता हूं। पहले मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं, मैं साइड से लिख के बताता हूं। जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसमें मुझे कम से कम एक क्वेश्चन अटेंड तो करना ही करना है। तो या मैं 6 में से 1 करूं, या तो मैं 6 में से 2 करूं, या तो मैं 6 में से 3 करूं, ऐसे करते करते या तो मैं 6 में से 6 करूं। आई गेस सबको क्लियर होता है ना ये चीज। 6C1 से लेके 6C6, 6 में से एक क्वेश्चन कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 4 5 6, क्योंकि मुझे कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। स्टैट्स की बात करते हैं। अब स्टैट्स में 4 क्वेश्चन है, कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। तो आप बताओ क्या लिखना चाहिए, बोलो 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 बोलो। यस सही बोल रहे हो आप लोग। 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। सो अब है ना हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को अगर पता हो तो, नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। NC1 NC2 से लेके NCN, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला मान लो नहीं लगाना है, सो ये आप कैलकुलेटर्स आप 6C1 से लेके 6C6 तक सबको प्लस कर सकते हो, राइट। बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला याद हो तो ज्यादा बेटर है। अब देखो 6C1 प्लस 6C2, ऐसे करते करते 6C6, इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 6-1। 2 की पावर 6 आएगा 64 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 63 आ जाएगा। सिमिलर बेसिस पे से 4C1 से लेके 4C4 तक अगर आपको सबका प्लस करने को बोलूं तो आप लिखोगे 2 की पावर 4-1, दैट इज 15। अब देखो हमारे पास 63 और 15 ये दोनों ऑप्शंस है। अब हमें दोनों क्वेश्चंस करने ना, मैथ्स के भी क्वेश्चन करने और स्टैट्स के भी क्वेश्चन करने, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 63 को अगर मैं 1500 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 630 आएगा और 315 आएगा, मतलब 945, मतलब 63 इंटू 15 जो होता है वो 945 होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी। मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है वो बी है, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। NPR 720 दिया है, NCR 120 दिया है, आपको R का वैल्यू फाइंड करना है। सो वी हैव येट अनदर प्रॉपर्टी फॉर दिस क्वेश्चन, हमें याद होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। NPR जो होता है वो R फैक्टोरियल इंटू NCR होता है। सो NPR की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 720, R फैक्टोरियल को आप R फैक्टोरियल लेने दोगे, NCR को आप क्या लिख सकते हो 120। तो 720 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू 120। सो R फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 6 देखने को मिलेगी। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका फैक्टोरियल 6 होता है 3। सो R की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई होप नहीं, करेक्ट आंसर इज डी। इसी के साथ हमारे सारे 20 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग को फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं। आई होप सो आप लोगों ने
मेरे साथ अच्छे से फॉलो अलोंग किया होगा, आपने जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया होगा कि पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर आंसर की से चेक करेंगे, फिर जो डाउट्स होंगे वो समझेंगे। एंड आई होप सो मैंने भी कोई गलती नहीं की हो। इसी के साथ हमारे आज के इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। आज की क्लास में अपने प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे पहले आई वुड शो यू सम क्वेश्चन जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप सारे क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर आंसर की में से अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे एंड उसके बाद मेरे साथ वीडियो को फॉलो अलोंग करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और पते की बात ये है कि ये सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो है ही, बट हमने सिलेक्टेड पीवाईक्यूज यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो सिर्फ अच्छे वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। अगर आपको ज्यादा डाउट आए तो कोई बात नहीं, हमने ये भी ट्राई किया है कि हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को ये क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लें। ठीक है, इसी के साथ अपने फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा ये 11 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। यस, तो सबसे पहले इन 11 क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आई गेस सबको सही से दिख रहा है। इफ नॉट सो ऐसा कर लेते हैं, पहले ये 7 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8 to 11 का क्वेश्चंस, नेक्स्ट 12 to 18 के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट वी हैव 19 to 21 इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग को ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। देन दिस इज योर आंसर की, आप इसमें से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अब फटाफट से अपने ये सारे क्वेश्चंस को साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। नोटबुक पेन लेके बैठ जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू इवेंट्स ए एंड बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बता देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जिसका इंटरसेक्शन 0 हो, ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 0 हो। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 1/2। देन हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पी ऑफ ए लिख लेते हैं जो अपने को गिवन है, पी ऑफ बी लिख लेते हैं जो अपने को गिवन है, एंड ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह पे आप हाफ लिख लेंगे, ए की जगह पे 1/4 लिख लेंगे, बी की जगह पे 2/5 लिख लेंगे और इंटरसेक्शन की जगह x लिख लेंगे, बिकॉज अपने को वो नहीं पता है। अब इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो अपने कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, 1/4 प्लस 2/5 एंड माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे, अपना एलसीएम जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। 4 5 होता है, 5 4 होता है और 2 10 होता है। ठीक है, सो आई गेस मैंने इंटरसेक्शन सही निकाला है। इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाती है 3/20। अब अपने को पूछा गया है वो देखो, हमको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो काफी लोगों को याद होने के टाइम पे याद नहीं आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ओनली बी। ओनली बी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है बी में से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लेना। सो हमें ये पूछा गया है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 2/5 और इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन है 3/20। सो अपने एलसीएम अगेन ले लेंगे, हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। 5 4 होता है तो आंसर आ जाएगा 5 4 होता है तो 4 2 8, 5/20। सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1/4। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यूनियन का फॉर्मूला लेके इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड करी है एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। इसका एक और फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो एक इजी मेथड भी बता दे रहा हूँ जो भी मुझे याद आया तो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लो, डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला होता है। सो ए यूनियन बी अपने को गिवन है 1/2, उसमें से हम डायरेक्ट 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भी आंसर 1/4 आ जाएगा। दिस इज अ 2 स्टेप मेथड जो मुझे पहले बताना चाहिए था, बट अपने को दोनों मेथड पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो हमारे जो इवेंट्स है वो कैसे होंगे, सबसे पहले हमें है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम लोग को बोला है ये चीज तो पी ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, तो इसको पी ऑफ ए के बराबर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बस पीबी को सामने लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन उन्हीं के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, ऐसे इवेंट्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो दिस इज द न्यू थिंग दैट यू आर लर्निंग इन दिस वीडियो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है तब ये दोनों इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, थर्ड की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज 5/7। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, ऑड्स इन फेवर मतलब जीत अपॉन हार। अगर मैं 5 बार जीतूंगा तो मैं 7 बार हारूंगा, ऐसा मतलब होता है इस ऑड्स इन फेवर का मतलब है, ठीक है। एंड ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है 9:6 दिया है, मतलब अगर मैं 9 बार हारूंगा तो मैं 6 बार जीतूंगा, ऐसा कुछ गिवन है। सो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आपको दिया हुआ है 5:7, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। ए जो है वो 5 बार हारता है, 5 बार जीतता है और 7 बार हारता है, आउट ऑफ टोटल कितनी गेम्स, 12 गेम्स। तो अगर मैं आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी 5/12। क्यों 5/12 होगी, क्योंकि वो 5 बार जीत रहा है, 7 बार हार रहा है, तो 5 बार जीत रहा है आउट ऑफ टोटल कितनी गेम्स, 12 गेम्स। ऑड्स अगेंस्ट पे चले जाते हैं, ऑड्स अगेंस्ट हमको 9:6 दिया है, मतलब अगर मैं 9 बार हारता हूं तो मैं 6 बार जीतता हूं, तो अभी मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/15। 6 बार मैं जीतने वाला हूं आउट ऑफ टोटल 15 गेम्स, सो जीतने की प्रोबेबिलिटी है 6/15। अब हमको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ बोथ ऑफ देम ट्राई द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो अगर वो दोनों ट्राई करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा अपने को क्वेश्चन में बोला गया है। सो मैं ऐसा कर लेता हूं, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 मेथड है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला तरीका क्या है, बहुत बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में ये गलती कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये कैलकुलेट करना है। सो आप ये बोलते हो कि ए ने सॉल्व कर लिया और आप ये बोलते हो कि बी ने सॉल्व कर लिया और काम हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ए सॉल्व करे बी ना करे, ऐसा भी हो सकता है ए ना करे बी करे, ये तीनों केस कैलकुलेट करने हैं। तो अगर किसी का आंसर रॉन्ग आया होगा तो उसने सिर्फ एक केस कैलकुलेट किया होगा। सो वी हैव 3 केस टू बी कैलकुलेटेड हियर, कि ए और बी ने सॉल्व कर दिया, या ए ने सॉल्व किया बी ने नहीं किया, या ए ने नहीं किया और बी ने किया। ऐसे ये 3 पॉसिबल केसेस है। ये पहला तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एक स्मार्ट तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। द स्मार्ट वे इज कि 1 में से वो सारे तरीके माइनस कर दो जहां पे दोनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो टोटल में से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो बचे हुए केस होंगे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। सो दिस इज द स्मार्ट वे। 1 माइनस ए ने सॉल्व नहीं किया, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, तो ए के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/12। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 6/15 है, तो बी के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा 180, इधर आ जाएगा 180 माइनस 63। 180 में से अगर आप 63 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 117/180 आ जाएगा। यू वुड गेट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप सो सबको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। हमको बोला गया है हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 2 वाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, और जो दूसरी बैग है उसके अंदर 4 वाइट बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है। हमको बोला गया है एक बॉल को रैंडमली उठा के फर्स्ट अर्न से सेकेंड अर्न में ट्रांसफर किया गया है।
तो एक बॉल को हमने फर्स्ट बैग से उठा के सेकेंड बैग में ट्रांसफर किया है, ये बोला गया है। पहले इतनी सी कहानी का क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो हमारे पास 2 व्हाइट है, हमारे पास 3 ब्लैक है, ये बैग 1 में है। अब मैं एक बॉल उठा के ट्रांसफर करने वाला हूं बैग 2 में। सो वो एक बॉल कौन सी हो सकती है? या तो वो एक व्हाइट हो सकती है या तो वो एक ब्लैक बॉल हो सकती है। अगर मैं व्हाइट बॉल ट्रांसफर करता हूं तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/5, राइट। और अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता हूं तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5, ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताओ, बैग 2 में तो 4 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल थी। अगर मैं उसमें एक व्हाइट ट्रांसफर कर देता हूं तो व्हाइट कितनी हो जाएगी? 5, और ब्लैक तो उसकी 6 ही रहेगी, है कि नहीं? और अगर मैं उसके अंदर ब्लैक बॉल रखता हूं तो 4 व्हाइट तो रहेगी बट 7 ब्लैक हो जाएगी। बराबर बात आएगा, सही लिखा है, यस। अब हमको ऐसा बोला गया ये ट्रांसफर करने के बाद, देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में मुझे पता चला कि पहले मुझे एक बॉल ट्रांसफर करनी है, तो मैंने एक बॉल ट्रांसफर करी। या तो मैं वो व्हाइट कर सकता हूं या तो मैं वो ब्लैक कर सकता हूं, ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब then one ball is drawn from on 2, then probability that other ball is white, जो सेकेंड बॉल हमने निकाली है वो बैग 2 में से निकाली है और वो व्हाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 5/11, और यहां से भी तो व्हाइट बॉल आ सकती है, यहां से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/11। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9/11 कर देते हैं, जो कि गलत है। यू फॉरगॉट दैट दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स, कि यहां से व्हाइट बॉल आए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पीछे वाले पे डिपेंड करती है। सो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे है। अब देखो व्हाइट बॉल लानी है, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करके बतानी है। अब व्हाइट बॉल कहां से आ सकती है वो सोचो, कहां से आ सकती है? मतलब सर, मतलब ये कि व्हाइट बॉल को सेकेंड बैग में से लेने के कितने तरीके? पहला तरीका ये कि हमने बैग 1 में भी व्हाइट बॉल डाली थी, फिर बैग 2 से व्हाइट बॉल निकाली, तो पहला तरीका क्या हो सकता है? व्हाइट डाल के व्हाइट निकालना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं पहले ब्लैक डालता हूं बट बाद में व्हाइट निकालता हूं। तो वी हैव 2 वेज, पहले व्हाइट डाल के व्हाइट निकालना, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्लैक डाल के व्हाइट निकालना। समझ में आया? बराबर। अब व्हाइट डालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/5, फिर व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/11, ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ। और सेकेंड केस क्या है? पहले आपने ब्लैक पुट करी और फिर व्हाइट आपने निकाली है। सो वी हैव दीज 2 केसेस, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन करके फिर प्लस करना है। अच्छा, प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन है व्हाइट बैग 2 में से कैसे आ सकती है? व्हाइट डाल के व्हाइट आ सकती है एक प्रोबेबिलिटी, और मतलब प्लस ऐसा हो सकता है कि ब्लैक डाल के व्हाइट आए, तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे। सो इट गेट यहाँ पे 10/55, यहाँ पे 27/55, बराबर बात है। सो 2 5s are 10, 9 3s are 27, ठीक है, और यू वुड गेट द आंसर एज 37/55। सो करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो अपना 37/55 हो जाता है। फोर्थ का आंसर अपने चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं तो हमने गड़बड़ी कर दी, सो वो देखते हैं फटाफट से। 2 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल है, एक व्हाइट को ट्रांसफर करने के 2/5 तरीके, इसके 3/5 तरीके, ठीक है। 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स है, तो 4 व्हाइट है अगर, सो एक व्हाइट आ गई तो 5 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, 4 7 हो जाएंगे, ठीक है, ओके, यस। सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 नहीं है, मैंने मेरे लिखने में ही गलती हो गई है। सो दिस इज 4, दिस इज 12 एंड दिस इज 22। सो करेक्ट आंसर आ रहा है 22/55, ठीक है। वो मैंने 9 को 4 मतलब 4 को 9 समझ लिया, ठीक है। आएगा साहब, सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे फोर्थ का आंसर वो सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आसान सवाल है। हम लोग को बोला गया है इंटरसेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है अगर ए यूनियन बी ए के बराबर है। अब है ना, ये सोचना है ए यूनियन बी ए के बराबर कब हो सकता है। दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क। सोचो, मैं समझाऊं? देखो, अरे चलो इजी है, वो समझ लेते हैं हम लोग। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला से ही हो जाएगा, एक्चुअली कंसेप्ट लगाएंगे नहीं तो भी चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस
P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, है कि नहीं? ये फॉर्मूला होता है। आप लोग A यूनियन B की जगह पे आपको क्वेश्चन में बोला है P ऑफ A को लिखना है, तो A यूनियन B की जगह पे P ऑफ A को लिख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। सो पी बी वुड बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो आपसे ये पूछा गया इंटरसेक्शन किसके बराबर है, तो इंटरसेक्शन जो है वो पी ऑफ बी के बराबर है। सो दिस वाज जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप लोग को बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ठीक है। आज के बाद कभी भी आप लोग को ऐसा बोला जाए एटलीस्ट वन, अब है ना, एटलीस्ट वन के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है टोटल माइनस नन और एक मीनिंग होता है यूनियन ऑफ बोथ द इवेंट्स, ठीक है। दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। कभी भी एटलीस्ट वन का क्वेश्चन आए तो आपके मन में डायरेक्ट चमकना चाहिए, या तो एटलीस्ट माइनस वन कैलकुलेट करेंगे या तो यूनियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमको ऐसा बोला गया है कि गर्ल को स्कॉलरशिप मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है और बॉय को स्कॉलरशिप मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। हमको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड गेट द सॉल्यूशन, वुड गेट द स्कॉलरशिप। तो मैं इस तरीके से करने वाला हूं, टोटल माइनस नन के तरीके से करने वाला हूं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, ये हम सबको पता है। उसमें से नन की माइनस करनी है। नन का मतलब क्या होता है कि गर्ल को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, बॉय को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। गर्ल को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, गर्ल कॉम्प्लीमेंट, एंड बॉय को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली, बॉय कॉम्प्लीमेंट। अब गर्ल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, गर्ल की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, उसका कॉम्प्लीमेंट करो 0.4 आएगा। बॉय की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, उसका कॉम्प्लीमेंट करो 0.2 आएगा। 0.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 आएगा एंड यू वुड गेट द आंसर एज 0.92। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आई गेस आप सबको क्लियर है। इसमें ये बात याद रखनी है, ये न्यू चीज सीखने को मिली है कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? टोटल माइनस नन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, अब आपसे ये हो जाएगा। हमको बोला गया है कि कानपुर वाली टीम मैच जीते उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ठीक है। सो यहाँ पे बस ये चीज समझनी है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, बोलते हैं कानपुर की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, दिल्ली की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। अब एटलीस्ट वन निकालना है, टोटल माइनस नन कर देंगे। बट ध्यान से देखो, यहाँ पे कानपुर की विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी है। सो कानपुर की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो कानपुर की लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। और नेक्स्ट में दिल्ली की लूजिंग प्रोबेबिलिटी दी है, दिल्ली की लूजिंग प्रोबेबिलिटी 1/7 है, ठीक है। तो दिल्ली की जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी 1/7 है, यहाँ पे विनिंग नहीं लूजिंग दिया है, ये ध्यान देना था। अब हम लोग को बोला है एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। एटलीस्ट वन मतलब मैंने आपको अभी बताया टोटल माइनस नन होता है। टोटल की जगह 1 लिखेंगे, नन की जगह पे 3/5 इंटू 1/7 कर देंगे। सो 1 माइनस 3/5 3/35 हो जाएगा। सो इट गेट द आंसर एज 32/35। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी गिवन है। तो A1 और A2 कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? सो पहली बात तो ये समझो, एक बात सीख रहे हैं अब इस वीडियो में अपने कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन का जीरो होना। क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन जीरो है? नहीं है। इंटरसेक्शन अगर जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होंगे, ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, ये हमको समझ में आ गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं वो देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको कभी भी चेक करना है कि कोई इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो इनके इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन की जगह पे 1/4 ले लेता हूं, इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन को चेक करता हूं, क्या वो 1/4 के बराबर आ रहा है? यस, वो 1/4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट तो है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों है बोलो? क्योंकि इंटरसेक्शन उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो आपका 8th का हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको क्वेश्चन में बोला गया है
इफ अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग नीदर 7 नॉर 11। सम 7 भी नहीं आना चाहिए, सम 11 भी नहीं आना चाहिए। तो आप ये देख लो कि सम 7 और 11 कितनी बार आता है और टोटल में से माइनस कर दो। ह्यूमन नेचर है, अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज नहीं करनी है तो आप सबसे पहले वही चीज करोगे। सो प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चंस में भी यही करना होता है। कभी आपको बोला जाए ये चीज मत करो तो पहले वो करके उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया करो और टोटल में से माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो 7 कितनी बार आता है सम वो देखोगे तो 1 के साथ 6 हो, 6 के साथ 1 हो, 2 के साथ 5 हो, 5 के साथ 2 हो, 3 के साथ 4 हो और 4 के साथ 3 हो। तो 7 सम आने की प्रोबेबिलिटी 6 बार पॉसिबल है। 11 सम आने की प्रोबेबिलिटी 6 5 पे है और 5 6 पे है, दैट्स इट। तो टोटल कुल मिला के अपने 8 आउटकम्स है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम 1 में से 8/36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट गेट द आंसर एज 28/36। अब देखो 28 2 की टेबल में 14 सा कर देते, 2 की टेबल में 18 सा कर लेते, 2 7 सा कर लेते, 2 9 सा कर लेते। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 7/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी गुड सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। आप सब लोगों को मोस्टली इसमें डाउट रहा होगा, थोड़ा सा समझना ट्रिकी सवाल है। मैं आपको ऐसा एक और एग्जाम्पल हो सकता है तो बता दूंगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस में बाद में कंफ्यूज ना हो। अब देखो क्या बोला है, 6 कॉइन को टॉस किया है। अब गिनती करने बैठोगे आप कि हेड कितनी बार आया, कि 2 बार ही हेड आना चाहिए, तो कौन सी बार। 6 कॉइन को टॉस किया तो कितने सारे आउटकम्स हैं। अगर आपको पता है 6 कॉइन को टॉस करके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल आउटकम 64 होते हैं। 2 की पावर 6 दैट इज 64। सो बहुत दिक्कत की बात है, अब 64 आउटकम लिखने तो बैठेंगे नहीं, बराबर बात है। अब अपने को इन 64 में से 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड कैसे काउंट करें। देखो हम लोगों ने 6 कॉइन टॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर बात है। इन 6 में से कोई भी 2 जगह पे हेड को पहले बिठा दो। पीएनसी का थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे। 6 जगहों में से कोई भी 2 जगह को सिलेक्ट करो और वहां पे हेड को बिठा दो। ठीक है, सो 6 जगहों में से 2 जगह को सिलेक्ट करने की कितने तरीके होंगे वो सोचना है। फिर से बोलता हूं, इन 6 में से 2 हेड कहीं पे भी बैठ सकते हैं। 2 हेड बैठेंगे तो बची जगह पे कौन बैठ जाएंगे, 4 टेल। तो हम पहले ये 6 जगहों में से 2 जगह सिलेक्ट करेंगे जहां पे हम हेड्स को बिठाने वाले। तो बची 4 जगह पे टेल्स वाले लोग खुद ही जाके बैठ जाएंगे, समझदार है, बराबर। तो 6 जगहों में से 2 जगह सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 6C2। लेट अस अज्यूम मैंने ये वाली जगह सिलेक्ट करी, ये वाली जगह सिलेक्ट करी, यहाँ पे हेड बिठा दिया और यहाँ पे टेल 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 आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ 6C2 तरीकों से तो मैंने इनको बिठाया है। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखो। यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये 1/2 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 6C2 को आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो 12 आएगा और 2 2 2 2 नीचे 6 बार लिखा है मतलब 64 आएगा। ठीक है, तो 12/64 इज अवर आंसर। 4 की टेबल में 3 जा होता है और 16 जा होता है। सो करेक्ट आंसर इज 3/16। मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ। 10th का आंसर अपने को सी दिया है, 6C2 शायद मैंने गलत लिखा, यस 6C2 15 होता है, माई बैड। 6C2 की वैल्यू 15 होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 15/64 हो जाएगा। 6C2 देखो कैलकुलेट करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इसको मैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, तो 6C2 15 होता है, मैंने 12 लिख दिया, इस वजह से अपने को लगा कि आंसर गलत है, बट नहीं, करेक्ट आंसर जो है वो 15/64 है। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले हमने 2 जगह सिलेक्ट करी। जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन आए, मान लो, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। 10 कॉइन टॉस किए, 4 हेड्स आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 10 कॉइन टॉस किए, बराबर बात है। तो पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन टॉस किए हैं, 4 जगहों पे हेड बैठने चाहिए। अगर 4 जगहों पे हेड बैठने चाहिए तो पहले वो 10 में से 4 जगह सिलेक्ट करो जहां पे आप हेड को बिठाओगे। 10C4, ठीक है, हेड इधर आ गया, मान लो हेड इधर आ गया, हेड इधर आ गया, हेड इधर आ गया। अब बाकी सब जगह पे टेल्स आएगा। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख के उनको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ 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 हाफ, तो इधर आ जाएगा हाफ की पावर 10।
ये एक अलग तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन गुड सवाल। हमको बोला गया है देयर आर 6 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव नंबर्स, 4 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 4 नंबर्स को पहले सिलेक्ट किया है, तो पहले टोटल आउटकम्स लिख लेता हूं, ठीक है। टोटल आउटकम्स क्या होंगे, देखो टोटल आउटकम्स ये होंगे कि यार देखो 6 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव नंबर्स है, तो 6 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव मतलब टोटल 14 नंबर हुए। 14 नंबर में से पहले 4 नंबर सिलेक्ट करो, तो टोटल आउटकम होंगे 14C4। 14C4 को लिखोगे तो 14, 13, 12, 11, 4, 3, 2, 1, 4 3 12 कट हो जाएगा, 2 के टेबल में 7 आ जाएगा, फिर 77 इंटू 13, मुझे लगता है अपॉन में 1001 ही बचेगा। स्टिल आई हैव कैलकुलेटर अवेलेबल, सो मैं उसमें चेक कर लेता हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो यस, टोटल आउटकम्स जो है वो मेरे 1001 है, ठीक है। अब हमको है ना क्या करना है, ये चारों नंबर का जो प्रोडक्ट है उसको पॉजिटिव बनाना है। अब आप ये सोचो कि चारों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे बन सकता है। जब मैंने पॉजिटिव 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 चारों नंबर्स को अगर पॉजिटिव ले लिया तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं फेवरेबल आउटकम लिखने वाला हूं कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऑल 4 पॉजिटिव हो, या क्या हो सकता है, या क्या तरीके से आप प्रोडक्ट को पॉजिटिव बना सकते हो। चारों पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इतना समझे ना, ठीक है। अब आपको ये सोचना है और कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर पॉजिटिव आ सकता है। यस, ऑल नेगेटिव नंबर्स भी तो हो सकते हैं कि मैंने चारों के 4 नंबर जो है वो नेगेटिव ले लिए, मान लो -2, -1, -3, -4। सो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं। और एल्स सर एक और चीज भी तो कर सकते हैं कि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ले लिए तो भी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, राइट। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लेके आंसर पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि तीनों का पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, उसको 1 नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 3 केस है, ठीक है। चलिए, ऑल 4 पॉजिटिव, चारों के 4 पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 6 तो पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 4 पॉजिटिव सिलेक्ट करूंगा तो 6C4। अब अपने को 4 नेगेटिव नंबर सिलेक्ट करने हैं तो 8C4, और अपने को 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव नंबर सिलेक्ट करने हैं तो 6C2 इंटू 8C2, ठीक है। अपने 6C4 को कैलकुलेट कर लेंगे, अभी ऊपर किया था 6C4 अपना 15 हो जाएगा। फिर अपने 8C4 को कैलकुलेट करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, 3 के टेबल में 2 हो जाता है, 4 2 ये कट जाता है, 5 2 10 70, और 6C2 तो 15 होता है, और 8C2 को कैलकुलेट करोगे तो वो शायद से 28 आ जाएगा। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार कैलकुलेटर में सारे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 28 इंटू 15 तो 420 होता है, 420 को अपने 70 से प्लस करेंगे तो वो 490 होने वाला है, और उसको 15 से प्लस करेंगे तो वो 505 हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारे 505 आ जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी हो जाएगी 505/1001, ठीक है। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज इज s। हमें ऐसा बोला है कि सम का वैल्यू s है, हमको ऐसा बोला है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ s विल बी मैक्सिमम व्हेन s इज। वाओ, कोई लोगों को समझा नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है बट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ आया होगा। ऐसा बोला है कि हम लोगों ने 2 डाइस को फेंका है, सम ऑफ 2 नंबर्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस या पेयर ऑफ डाइस। तो सम कुछ भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 तो नहीं हो सकता, 2 से लेकर 12 तक सम कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब आपको ऐसा बोला है सम की ऐसी वैल्यू बताओ ताकि उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो सम की वैल्यू जो होती है वो 7 पे आपको मैक्सिमम मिलेगी। सम 7 की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, सम 7 की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सम जो 7 है वो 6 बार देखने को मिलता है आउट ऑफ टोटल 36 टाइम्स। उसके अलावा सारे लोग सारे सम 2 एक ही बार देखने को मिलता है, सम 3 2 बार देखने को मिलता है, सम 4 3 बार देखने को मिलता है,
सारे के सारे सम 7 से कम बार ही आते हैं। सम 7 6 बार आता है, उसके अलावा सारे सम 6 से कम बार आते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? सम 7 की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है 2 लेटर आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। तो होम में से कोई भी 2 लेटर निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि दोनों के दोनों वॉवल नहीं है, ऐसा बोला है। देयर इज नो वॉवल, ऐसा बोला है। ठीक है, तो होम है, 4 लेटर्स है हमारे पास। तो टोटल लेटर कितने होंगे? सिलेक्ट करने के टोटल आउटकम कितने होंगे? 4C2 होंगे। बराबर बात है, 4C2 को आप कैलकुलेट करोगे तो 6 आएगा। टोटल आउटकम 6 है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? नो वॉवल। ऐसा बोला गया है, वॉवल उठाना ही नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट उठाने हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? देखो H और M 2 कॉन्सोनेंट है, 2 में से 2 कॉन्सोनेंट उठाने के कितने तरीके? 2C2। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे इस इवेंट की, वो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज आवर 13 सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है और 5/6 गिवन है, और हमको ये कैलकुलेट करके बताना है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हमें पता है, राइट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है, नीचे लिख देता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। बी कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस पी ऑफ बी। ये तो आप सबको पता होगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ओनली ए। ओनली ए की फॉर्मूला होती है पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस बी। सो ये इसकी फॉर्मूला होती है। बस अब आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ए यूनियन की जगह पे आप लिखोगे 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे आप लिखोगे 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5। ठीक है, नीचे आ जाएगा 2/5 एलसीएम लेके, ऊपर एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। 6 की टेबल में 5 होता है तो 25, 5 की टेबल में 6 होता है तो 18। तो 7/30/2/5। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आ जाएगा 5 की टेबल 7/12। सो आई एम गेटिंग द आंसर एज 7/12 कि 5/12। देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन अपना है 5/6 और उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट किया मतलब 3/5। तो इधर आ जाएगा 7/30/2/5। तो आंसर 7/12 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर ए आ रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको आंसर की में मैं चेक कर लेता हूँ। आपको आंसर की में बी दिया गया है 5/12। एक बार अपने अपना आंसर चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप उसको 7/12 पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ओनली ए ही होता है, सिर्फ ए का गोला। बराबर है, ठीक है, इतना सही लिखा है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी ऑफ बी होता है, इतना भी सही लिखा है। ए यूनियन बी की वैल्यू 5/6 सही लिखी है। और ए माइनस, ठीक है, 5/6 माइनस 3/5, यस, ये भी सही लिखा है। 5 5 25, 6 3 18, नीचे 30 आएगा। ठीक है, 2/15। ठीक है, करेक्ट आंसर 7/12 है। आप उसको ए पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो आंसर की मैं गलत दिया है, करेक्ट आंसर इज 7/12। आई होप सो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। अगेन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मिस्टेक कर भी हो तो हमें दिखी नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है, बट आई डोंट फील सो कि कुछ गलत किया है इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ अ परफेक्ट डाई। सो हमें कम से कम एक 6 चाहिए। मैंने आपको अभी सिखाया एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, टोटल माइनस नन। 1 माइनस 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, 6 नहीं आया, ऐसे लिखूंगा तो नहीं मजा आएगा तुम्हें। कि ऐसा अज्यूम कर लो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है ए, मतलब 6 आया वो है ए। तो हमें क्या चाहिए कि तीनों केस में 6 नहीं आया, तीनों केस में 6 नहीं आया। मुझे बताओ 6 आते की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 अगर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 वी ऑल नो। तो 6 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6 होगी। तो इधर लिखेंगे 1 माइनस 5/6, 5/6, 5/6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 माइनस 5/6 का क्यूब।
तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अपना डी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का जो आंसर है वो अपना डी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार ये फिर से देख रहा हूँ, 5/6 3/5 गलत तो दिख नहीं रहा, 5 उधर जाएगा 6 ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी टू इवेंट्स पी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा है। पी ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 क्वेश्चन में हमको बोला गया इफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर आर अप्लाइड फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ने अप्लाई किया है, प्रोबेबिलिटी ब्रदर सिलेक्ट हो 1/7 है, सिस्टर सिलेक्ट हो 1/5 है। दोनों सिलेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए इंटू बी कर देंगे, 1/7 इंटू 1/5 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन गेट सिलेक्टेड। ओनली वन गेट सिलेक्टेड का मतलब क्या हुआ, ए सिलेक्ट नहीं हुआ बी हो गया, या बी नहीं हुआ ए हो गया, ये पॉसिबल है। तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/7 बराबर बात है। बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। ठीक है, प्लस बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 और ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/7। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 10/35 आ जाता है। ऑप्शन ए ही दिख रहा है सही है, क्योंकि बाकी सब में तो अलग अलग लिख दिया है। पहली बार में ही दिख गया था ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एंड फिर भी नन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नन की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ, ए डैश बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, 6/7 और 4/5 हो जाएगा 24/35। ठीक है, फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं तीनों आंसर चेक कर रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं। सो करेक्ट आंसर ए हो जाता है। आई गेस आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ 4 envelopes 4 letters are put randomly among 4 envelopes। तो देखो 4 लेटर को 4 एनवलप में पहले डालने के टोटल तरीके निकाल लेते हैं। ठीक है, सो टोटल वेज कितने होंगे वो देखो, 4 लेटर्स है, वी हैव 4 लेटर्स, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4। हमें क्या चाहिए कि हर लेटर हर एक एनवलप में जाना चाहिए। अब देखो सामने 4 एनवलप पड़े, मेरे पास पहला लेटर है, मैं पहला लेटर लेके लेके आया। अब पहले लेटर के पास कितने ऑप्शंस है एनवलप के पास जाने के, 4 ऑप्शंस है। वो चारों में से कोई भी एनवलप को चुन सकता है। तो फर्स्ट लेटर हैज 4 ऑप्शंस। देन अब वो लेटर एक एनवलप में चला गया, वो मैंने अपने पास रख दिया, बचे 3 एनवलप्स। अब सेकेंड लेटर के पास 3 एनवलप होंगे, थर्ड के पास 2 होंगे और इसके पास 1 होंगे। तो टोटल वेज जो हो जाते हैं वो हमारे 24 हो जाते हैं लेटर्स को सिलेक्ट करके एनवलप में पुट करने के। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है, दैट ऑल आर नॉट पुट इन द करेक्ट एनवलप्स। हमें सारे के सारे लेटर को करेक्ट एनवलप नहीं रखना है, करेक्ट एनवलप में नहीं डालना है। लेट अस अज्यूम लेटर ए एनवलप ए में ही जाना चाहिए, बी बी में जाना चाहिए, सी सी में जाना चाहिए, डी डी में जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं करने के कितने तरीके होंगे, अच्छा उन सबको सही जगह पे डाल देने के कितने तरीके होंगे। सारे एनवलप्स सारे लेटर्स सेम सेम सही जगह पे गए, वैसा एक ही तो तरीका होगा। हमें वो चीज नहीं करनी है, तो वो एक तरीका हटा दो। इसका मतलब जो अपने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो 23 हो जाएंगे, राइट, कि हमें सारे लेटर को सेम जगह पे नहीं पुट करना है। सो हमारा जो 18 का आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी वुड बी 23/24। द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है द थियरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट दैट फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी। हमारा आंसर क्या होगा। सो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एडिशन प्रोबेबिलिटी। एडिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है यूनियन। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी, ये होती है हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी, एडिशन प्रोबेबिलिटी। और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आप लोगों को पता होगा। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अगर मान लो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ए को सामने भेज देंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए वुड बी इक्वल टू पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ए।
ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन ए सही दिख रहा है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए इंटू बी बाई ए के बराबर होगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कभी भी आज के बाद आप लोगों को कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम लोग को क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको गुमराह करने के लिए पूछा जा सकता है, अभी यहां पे देख के तो आपको आ जाता है इसका आंसर, बट एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाता है और बोल दीजिए फाइंड करके बताओ ये। अब आप बोलते हो अब पता नहीं यार ये तो क्या लिख दिया। अब ये सिंपल मीनिंग है कि आपको क्या बोला गया, फाइंड करने के लिए वरायंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो वरायंस की ये दो फॉर्मूला होती है, वरायंस की एक्चुअली में 3-4 फॉर्मूला पॉसिबल है। वरायंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आप सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर कर सकते हो, उसका रूट करेंगे तो वरायंस जो हो जाएगा वो ये होता है। वरायंस की बहुत सारी फॉर्मूला है, उसमें से दो फॉर्मूला ये है, ये दोनों की दोनों जो फॉर्मूला लिखी गई है 20 में ए और बी, वो दोनों की दोनों सही है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कभी भी आपको वरायंस पूछा जाए तो वरायंस अगर आपको टेबल में से कैलकुलेट करना है तो ये वाली फॉर्मूला लगानी पड़ती है जो मैंने इधर मार्क करी है। बट अगर आप लोगों को बोला जाए कि ये कैलकुलेट करके दिखाओ, दिस इज ओनली फॉर डिनोटिंग वरायंस, इसको यूज करके हम वरायंस कैलकुलेट नहीं करते हैं, कैलकुलेट हम इस फॉर्मूला को यूज करके करते हैं, ठीक है। सो कभी भी आपको बोला जाए कि ये कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब वरायंस की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, हमको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, हमको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। चलो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वी ऑल नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वी ऑल नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस पी ऑफ बी। नाउ हमको क्या बोला है फाइंड करने के लिए, वो देखो, हमको बोला है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके बताओ, so that is 1 minus p of a plus 1 minus p of b, so that is 2 minus p of a minus p of b, that is 2 minus ब्रैकेट में p of a plus p of b, राइट। इतना मैं लिख सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, हमें बस ये चाहिए ना, पी ए प्लस पी बी की वैल्यू चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला है वो फाइंड कर पाएंगे। सो पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में कुछ गिवन है, देखो यूनियन गिवन है, सो यूनियन की फॉर्मूला लगाते हैं। यूनियन की फॉर्मूला क्या होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन की फॉर्मूला होती है। यूनियन की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0.8। हमें ना पी ए पता है, हमें ना पी बी पता है, बट मुझे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जरूर पता है, 0.3। ये 0.3 को इस साइड भेज देता हूं, सो हमें मिलेगा पी ए प्लस पी बी, दैट वुड बी इक्वल टू 1.1। ये पी ए प्लस पी बी 1.1 जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सो यू विल गेट 2 माइनस 1.1, जिसका आंसर हो जाएगा 0.9। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर सी, ठीक है। इसी के साथ हमने वीडियो में दिखाए हुए सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारे इस क्लास को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।